आगे देविका अपनी जान लेने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर रावी आ जाती है और देविका को रोकने की कोशिश करती है और कहती है देविका प्लीज ऐसा मत करो। तो देविका कहती है मुझे माफ कर दो रावी, मैंने एक गलतफहमी की वजह से तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। मैंने ये भी नहीं सोचा कि ये सब करने के बाद मेरे भाई पर क्या गुजरेगी। मेरा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन मैंने अपने गुस्से और अपने बदले के लिए तुम दोनों की लाइफ पूरी तरह बर्बाद कर दी। मैं अपने आप को नहीं माफ कर सकती, मैं इस गिल्ट में नहीं जी सकती, इसलिए मैं मरना चाहती हूँ। मैं बहुत बुरी हूँ, मेरी वजह से 2 लोगों की लाइफ बर्बाद हो गई, मैं नहीं जीना चाहती। तो रावी कहती है देविका प्लीज ऐसा मत कहो। दूसरी तरफ पैच थाना को बताता है कि प्राचीन जिस लड़की से प्यार करता था वो लड़की रावी नहीं बल्कि मेरी बहन पैच थी, उसी की वजह से प्राचीन ने सुसाइड की थी। तो थाना जैसे ये सुनता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो दोनों देविका को ढूंढने के लिए प्राचीन के घर जाते हैं। इधर रावी देविका को रोकने की बहुत कोशिश करती है पर देविका नहीं रुकती। तो रावी प्रिंग से पूछती है तुमने ऐसा क्यों, देविका ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। तो प्रिंग कहती है इसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन इसके इस पागलपन से मेरा फायदा हो रहा था, तो मैं इस मौके का फायदा क्यों ना उठाऊं। जैसे ही देविका इस छत से नीचे गिरेगी तो इसका सारा इल्जाम तुम पर आ जाएगा और तुम इस गिल्ट से कभी भी नहीं उभर पाओगी कि तुम्हारी वजह से देविका ने अपनी जान ले ली। अब इसे बचा सकती हो तो बचाओ। और प्रिंग ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो रावी ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो देविका को समझाने की कोशिश करती है। इधर थाना और पैच भी प्राचीन के घर पहुँच जाते हैं तो उसकी मुलाकात प्रिंग से हो जाती है। तो प्रिंग यहाँ पर बेचारी बनने का नाटक करती है कि उसे यहाँ पर देविका ने बुलाया था, देविका ने ही कहा था कि उसे यहाँ पर छोड़ देने के लिए, इसलिए वो उसे छोड़ने के लिए आई है। तो पेच कहता है प्रिंग नौटंकी करना बंद करो, मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता है कि तुम ही प्राचीन की गर्लफ्रेंड हो और तुम्हारी वजह से ही प्राचीन ने सुसाइड की थी। तो प्रिंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मेरी वजह से प्राचीन ने सुसाइड की थी। जब तुम्हारे पास कोई सबूत आ जाए तब मुझसे बात करना। और प्रिंग उन दोनों को मुंह तोड़ जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। आगे वो दोनों छत पर जाते हैं और देविका की ऐसी हरकत देखते हैं तो वो लोग पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और देविका को नीचे उतारने की कोशिश करते हैं, पर देविका अपने गिल्ट की वजह से नीचे उतरने का नाम ही नहीं लेती। तो रावी को ही देविका को समझाना पड़ता है। तो रावी देविका को समझाती कोई भी तुमसे गुस्सा नहीं है, अगर तुमने अपने आप को कुछ कर लिया तो तुम्हारे पापा, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहनों और तवान पर क्या गुजरेगी, कम से कम उसके बारे में तो सोचो। मुझे पता है तुमसे गलती हुई है, लेकिन तुम्हारी गलती इतनी बड़ी नहीं है कि तुम अपनी जान ही ले लो। और रावी देविका को इस तरह समझाती है कि देविका भी समझ जाती है और वो नीचे उतर जाती है। तो रावी उसे गले लगा लेती है और थाना ये सब देखकर बहुत ही खुश होता है और फाइनली उसकी जान में जान आती है। दूसरी तरफ पाकजा अपनी हार से पूरी तरह बौखलाई हुई होती है। तो वो पायु को कहती है ये सब उस रावी की वजह से हुआ है, अगर वो रावी हमारी लाइफ में नहीं होती तो आज हमारे साथ ये सब कुछ नहीं होता और सारी जायदाद हमारी हो जाती। तो पायु कहता है पाकजा तुम टेंशन मत लो, मैं उस लड़की को ऐसे ठिकाने लगाऊंगा किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो कहाँ पर गई है। आगे पैच देविका से अपने प्यार का इजहार कर देता है और उससे एक और मौका मांगता है। तो देविका कहती है मुझे माफ कर दो, तुम्हारे साथ मैंने जो भी किया और तुम्हारी बहन के साथ जो भी किया उन सब के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें डिजर्व करती हूँ। मैं तुम्हें वो प्यार नहीं दे पाऊंगी जो तुम डिजर्व करते हो। मैं अपने पास्ट को ही नहीं भूल पा रही तो मैं तुम्हें अपनी लाइफ में कैसे शामिल कर पाऊंगी। तो पैच कहता है मुझे पता है तुम्हें मूव ऑन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तुम्हें जितना भी टाइम लगे मैं तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मेरा साथ मत छोड़ो और पास्ट में तुमने जो भी किया उस पर मिट्टी डालो। तुमने बस एक गलतफहमी की वजह से ये सब किया है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम पर जो बीती है वो कोई सोच भी नहीं सकता, इसलिए खुद को ब्लेम करना बंद करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तो देविका भी पेच के प्यार को अपना लेती है और उसके साथ एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन तवान अपनी मॉम को बहुत ही मिस कर रही होती है और बेचारी सैड रहती है। तो देविका को अपनी बेटी की ऐसी हालत नहीं देखी जाती क्योंकि उसी की वजह से आज उसके मॉम और डैड साथ में नहीं होते हैं। तो देविका कहती है तवान तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे पापा तुम्हारी मॉम को मनाकर घर वापस लेकर आ जाएंगे, मुझे तुम्हारे पापा पर पूरा भरोसा है। तो तवान अपने पापा से पूछती है पापा आप मॉम को घर लेकर आओगे ना। तो थाना के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता क्योंकि उन लोगों ने अपने बदले के लिए रावी के साथ इतना बुरा किया होता है कि उनकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो रावी के पास जाए, उससे माफी मांगे और उसे घर वापस आने को कहे। कि तभी उधर से थाना के पापा आते हैं और थाना को समझाते हैं शादीशुदा लाइफ में छोटी मोटी प्रॉब्लम आती ही रहती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे मुंह फुलाकर उन्हें मनाने ही ना जाएं। अगर तुम रावी को बड़े प्यार से मनाओगे तो वो जरूर मानेगी और तुम्हारे प्यार को समझेगी और वो घर वापस आ जाएगी। तो थाना कहता मुझे नहीं लगता पापा कि ये सब इतना आसान है, मैंने रावी के साथ इतना बुरा किया है, वो नहीं मानेगी। तो थाना के पापा कहते हैं तुम कोशिश तो करो,
क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और वैसे मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम दोनों हनीमून पर चले जाओ। वैसे भी शादी के बाद तुम दोनों हनीमून पर नहीं गए थे, ये अच्छा ट्रिप होगा तुम दोनों के रिश्ते में एक नई शुरुआत के लिए। तो थाना कहता है रावी मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, वो मेरे साथ कभी भी हनीमून पर नहीं जाएगी। तो थाना के पापा कहते हैं ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, बस तुम हनीमून की तैयारी करो। दूसरी तरफ रावी के पापा थाना के पापा के साथ मिलकर रावी को किसी काम के बहाने से बाहर कुछ दिनों के लिए ट्रिप पर भेज देते हैं और इधर थाना भी रेडी होकर उस ट्रिप पर जा रहा होता है। दूसरी तरफ माइक ही उन दोनों के ट्रिप की प्लानिंग कर रहा होता है। प्रिंग ये सब सुन लेती है और वो माइक से इस बारे में पूछती है। तो माइक प्रिंग से बहुत प्यार करता है और वो उसे कोई बात नहीं छुपाता, जिस वजह से वो प्रिंग को थाना और रावी के हनीमून के बारे में बता देता है। तो प्रिंग जैसे ये सुनती है उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर ही पहुंच जाता है, लेकिन उसके दिमाग में एक प्लान चलने लगता है रावी को फिर से परेशान करने का। दूसरी तरफ रावी माइक के साथ जा रही होती है कि तभी रास्ते में पायु के बंदे उन लोगों की गाड़ी को घेर लेते हैं और उन लोगों को मारने की कोशिश करते हैं। तो माइक रावी को लेकर वहां से भाग जाता है और उसकी जान बचाने की कोशिश करता है और इस चक्कर में उसे भी गोली लग जाती है, लेकिन फिर भी माइक रावी की रक्षा करने की बहुत कोशिश करता है और वो उसे भागने को भी कहता है। पर रावी माइक को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाती कि तभी वहाँ पर पायु आ जाता है और रावी को मारने ही वाला होता है कि तभी उधर से ईमान की एंट्री होती है। एक्चुअली ये ईमान रावी का उसके घर से ही पीछा कर रहा होता है, जिस वजह से वो वहाँ पर जल्दी पहुँच जाता है। ईमान रावी की जान पायु से बचाता है और पायु को गोली मार देता है। तो रावी ईमान को कहती है माइक को बहुत चोट लगी है, हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। पर ईमान माइक पर ध्यान नहीं देता और वो रावी को वहाँ से ले जाने लगता है। तो रावी कहती है तुम ये क्या कर रहे हो मान, माइक को चोट लगी है, हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। पर ये मान उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे किडनैप करके वहाँ से लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ थाना को जब पता चलता है इन सारे प्रॉब्लम्स के बारे में और से जब ये बात पता चलती है कि ये मान ने रावी का किडनैप कर लिया है, वो तो पूरी तरह बौखला जाता है। तो दालिन मान से पूछती है कि तुम्हारा भाई मेरी भाभी को कहाँ ले जा सकता है। तो मान कहता है मुझे नहीं पता, मैं अपने भाई के इतने क्लोज नहीं हूँ जो मुझे उनके बारे में कुछ भी पता होगा। तो वो लोग पूरी तरह परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार ये मान रावी को कहाँ पर लेकर गया होगा और वो लोग पागलों की तरह रावी को इधर उधर ढूंढने लगते हैं कि तभी दालिन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहती है मुझे लगता है कि रिसा को इस बारे में पता होगा, क्यों ना हम जाकर उसी से पूछे। तो वो लोग रिसा के पास चले जाते हैं ये मान के बारे में पूछने के लिए। दूसरी तरफ ये मान रावी के साथ बहुत ही बदतमीजी से पेश आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तो रावी ये मान को रोकने की कोशिश करती है और कहती है तुम्हें जो चाहिए मैं वो दे दूंगी, प्लीज ऐसा मत करो। तो ये मान कहता है मुझे ये चाहिए कि तुम अपना बिजनेस मेरे साथ करो और उस थाना को छोड़ दो और आज के बाद तुम थाना से नहीं मिलोगी क्योंकि आज के बाद तुम मेरी हो जाओगी। तो रावी अपने आप को ये मान दरिंदे से बचाने की बहुत कोशिश करती है पर वो अपने आप को नहीं बचा पाती। दूसरी तरफ थाना को भी ये मान के अड्डे के बारे में पता चल जाता है और वो ये मान को पकड़ने के लिए चला जाता है और कहता है प्लीज रावी को छोड़ दो। तो ये मान कहता है मैं रावी को नहीं छोड़ूंगा, रावी मेरी है, मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं इसे किसी भी कीमत पर अपना बना कर रहूंगा। तुम हम दोनों के बीच आए हो और आज मैं तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। और ये मान थाना को मारने लगता है। तो रावी कहती है मैं थाना से बहुत प्यार करती हूँ और चाहे तुम मुझे जबरदस्ती अपने साथ बांध भी लो और तुम मेरे जबरदस्ती रह भी लो तब भी मैं तुम्हारी नहीं हो पाऊंगी। मेरा शरीर भले ही तुम्हें मिल जाएगा पर मेरा दिल कभी भी तुम्हारे लिए कभी नहीं धड़केगा क्योंकि मेरा दिल थाना के लिए धड़कता है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मरते दम तक मैं थाना से ही प्यार करती रहूंगी। तो ये मान जैसे ये सुनता है उसे तो मरी का दौरा ही पड़ जाता और कहता है पहले तुम मुझसे प्यार करती थी और बाद में भी तुम्हें मुझसे प्यार हो ही जाएगा, समझी। और इसी बात को लेकर थाना और ये मान में लड़ाई होने लगती है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ बंदूक इधर से उधर करते रहते हैं जिस चक्कर में थाना को गोली लग जाती है। तो रावी थाना की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो थाना के पास जाती है और कहती है थाना तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम नहीं मर सकते, अभी तो हम दोनों को बहुत कुछ देखना है, हमें साथ में अपनी लाइफ बितानी है, एक दूसरे से बहुत प्यार करना है, प्लीज थाना उठ जाओ। इधर ये मान जब रावी को इस तरह थाना के लिए रोता देखता है तो ये मान को पता चल जाता है कि रावी अब उससे प्यार नहीं करती, अब वो बस थाना से प्यार करती है कि तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और ये मान को पकड़कर वहाँ से लेकर चली जाती है। आगे थाना को भी होश आ जाता है क्योंकि उसे वो गोली नहीं लगी होती है क्योंकि उसने पहले ही बुलेट प्रूफ जैकेट पहना होता है, पुलिस ने उसे पहले ही पहना दिया होता है। पुलिस सलाम देखकर बहुत ही खुश होती है और फाइनली इन दोनों का भी पैचअप हो जाता है और इन दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती है। दूसरी तरफ पायु जख्मी हालत में पाकजा के पास आता है हेल्प मांगने के लिए, लेकिन उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि पाकजा तो पहले ही अपना पल्ला झाड़कर वहाँ से भागने की प्लानिंग कर रही है। तो पायु ये देखकर पूरी तरह बौखला जाता है और इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई होने लगती है
है, जिस चक्कर में प्रिंग को ये बात पता चल जाती है कि पायु उसका असली बाप है। जब उसकी मॉम ने रावी के अंकल से शादी की थी उससे पहले ही वो प्रेग्नेंट थी, वो भी पायु के बच्चे की। तो प्रिंग ये सुनकर पूरी तरह सदमे में चली जाती है कि उसका बाप पायु नहीं हो सकता और वो ये जानकर पूरी तरह बौखला जाती है। वेल यहाँ पर हमें ये बात तो पता चल गई कि प्रिंग आखिरकार ऐसी क्यों थी, क्योंकि उसका बाप ही जब एक नंबर का कमीना इंसान था तो उसकी बेटी अच्छी कैसे हो सकती थी। फिर पेच रावी के खानदान का बच्चा था, इसलिए उसमें सारे अच्छे गुण आए और उससे सही और गलत में फर्क करना भी आया। आगे यहाँ पर फैमिली ड्रामा हो ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है पायु को पकड़ने के लिए। तो पाकजा सारा इल्जाम पायु पर लगाकर वहाँ से जाने लगती है। तो पायु को भी गुस्सा आ जाता है और वो पाकजा को मारने के लिए जाता है, लेकिन उससे पहले ही पुलिस उसे गोली मार देती है। लेकिन पायु यहाँ पर भी नहीं रुकता, वो पाकजा का भंडा फोड़ देता है और सबको बता देता है कि इन सारे कारनामों में पाकजा का भी हाथ था। तो पुलिस पाकजा को भी पकड़कर लेकर वहाँ से चली जाती है और बेचारी प्रिंग अकेली रह जाती है। आगे प्रिंग को रावी पर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि उसकी वजह से आज उसकी सारी खुशियाँ बर्बाद हो गई होती है। एक्चुअली ये सब रावी की वजह से नहीं हुआ होता है, बल्कि उसकी जलन, ईगो और उसकी जिद्दीपन की वजह से हुआ होता है। पर प्रिंग के साथ इतना कुछ होने के बावजूद उसे अकल नहीं आती और वो रावी को ही जिम्मेदार ठहराती है। और प्रिंग रावी से बदला लेने के लिए उसे एक जगह पर बुलाती है मारने के लिए और कहती है तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो खुद इस छत से कूदकर अपनी जान दे दो या मैं तुम्हें गोली मार दूंगी, अब फैसला तुम्हें करना है। तो रावी प्रिंग को समझाने की बहुत कोशिश करती है पर प्रिंग नहीं समझती, उल्टा उसे मारने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ पर थाना और माइक आ जाते हैं रावी की जान बचाने के लिए। तो माइक प्रिंग को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, प्लीज वो ये सब छोड़कर उसके साथ अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करे। पर प्रिंग के ऊपर रावी को बर्बाद करने का ऐसा भूत सवार होता है कि वो माइक की भी नहीं सुनती और वो रावी पर गोली चला देती है। लेकिन बीच में माइक आ जाता है और वो सारी गोली माइक को लग जाती है। तो प्रिंग माइक की ऐसी हालत देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है तुमने ऐसा क्यों किया, मैं उसे मार रही थी, तुम बीच में क्यों आए। तो माइक कहता है मैंने ये सब उन्हें बचाने के लिए नहीं किया बल्कि तुम्हें बचाने के लिए किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो लड़की फिर से कोई गुनाह करे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ प्रिंग, इसलिए प्लीज सुधर जाओ और अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करो। इस जन्म में शायद हम दोनों एक नहीं हो सकते, लेकिन मैं प्रे करूंगा कि तुम ये सब छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगी। और माइक ये कहकर अपना दम तोड़ देता है। तो प्रिंग अपने किए पर बहुत ही पछताती है और उसे बहुत ही अफसोस होता है, क्योंकि माइक ने उससे सच्चा प्यार किया था पर प्रिंग ने बस उसका इस्तेमाल किया था और अब उसे माइक के लिए बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन अब पछताकर क्या फायदा, जब उसे सच्चा प्यार मिला था उसने उसकी कदर नहीं की और उसके जाने के बाद उसे उसकी अहमियत पता चल रही है। आगे कुछ दिनों का लीप आ जाता है, रावी और थाना के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है और वो नॉर्मल अपनी शादीशुदा लाइफ में वापस आ जाते हैं, जहाँ पर उन दोनों के बीच बहुत प्यार होता है, बहुत भरोसा होता है और बहुत सारा रिस्पेक्ट होता है। और यहाँ पर सारे कपल्स एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश रहते हैं और यहीं पर ये ड्रामा खत्म होता है। वेल आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।